शब्द सब मौन है। प्यार के गीत गाने को तुमने कहा, प्यार के गीत गाने को तुमने कहा, भाव उठते नहीं शब्द सब मौन है। रोटियों में समाया हुआ ज्ञान सब भावना पर समस्याएं छाई हुई। रोटियों में समाया हुआ ज्ञान सब भावना पर समस्याएं छाई हुई। सांस का अनवरत चल रहा कीर्तन पर उदासी पुजारिन पे छाई हुई, पर उदासी पुजारिन पे छाई हुई। जाप रुपये का चलता रहा रात दिन, बोलो दौलत से बढ़कर यहाँ कौन है। जाप रुपये का चलता रहा रात दिन, बोलो दौलत से बढ़कर यहाँ कौन है। प्यार के गीत गाने को तुमने कहा, भाव उठते नहीं शब्द सब मौन है। भाव उठते नहीं शब्द सब मौन है। स्वर्ण मृग ने स्वयं जब छला राम को, स्वर्ण मृग ने स्वयं जब छला राम को, मेरी ताकत क्या मैं एक इंसान हूँ। हाथ में जेब अपनी कटा कर सके, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। शब्द के बाण जिह्वा धनुष से चला, शब्द के बाण जिह्वा धनुष से चला, मित्र खाली हुआ अब हृदय तृण है। मित्र खाली हुआ अब हृदय तृण है। प्यार के गीत गाने को तुमने कहा, भाव उठते नहीं शब्द सब मौन है। बाकी चितवन में आनंद उतना कहा, बाकी चितवन में आनंद उतना कहाँ, तृप्ति मिलती है जो रोटी और दाल में। क्या बात। बाकी चितवन में आनंद उतना कहाँ, तृप्ति मिलती है जो रोटी और दाल में। पेट की भूख हद से बढ़ी है बहुत, रोटियां दिखती स्वप्न में ख्याल में। गीत श्रृंगार के मुझसे नाराज हैं, गीत श्रृंगार के मुझसे नाराज है। याद आते सदा तेल और नून है। प्यार के गीत गाने को तुमने कहा, भाव उठते नहीं शब्द सब मौन। अंत में आते उत्सव चले जाते सिर को झुका, आते उत्सव चले जाते सिर को झुका, हम अभावों को बाहों में ले चूमते। आते उत्सव चले जाते सिर को झुका, हम अभावों को बाहों में ले चूमते। नित नई पीड़ा मेहमान बनती यहाँ, दर्द स्वच्छंद चारों तरफ घूमते, दर्द स्वच्छंद तारों चारों तरफ घूमते। प्यार के नाम पर भोग में लिप्त जो, प्यार के नाम पर भोग में लिप्त जो, शीश ताने हुए ऐसे कुछ बौन है। प्यार के गीत गाने को तुमने कहा, भाव उठते नहीं शब्द सब मौन है। शब्द सब मौन है, शब्द सब। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेखा भारती, ज्योति कलश पत्रिका प्रधान संपादक। अत्यंत हर्ष का विषय है कि ज्योति कलश की पत्रिका के 4 अंक हमने अलग अलग विधाओं पर प्रेषित किए हैं, जिनमें नवीन साहित्यकार और ख्यात साहित्यकारों की, कवियों की रचनाओं से हमने आपका परिचय उनकी रचनाओं के माध्यम से करवाया है, जिसको आपने सराहा है। ज्योति कलश का यह 5वां अंक लघु कथा विशेष भी आपको पसंद आएगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी का वंदन है। आगे भी साहित्य की अन्य विधाओं को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। मैं इंदौर से योगेंद्र नाथ शुक्ल बोल रहा हूँ। ज्योति कलश पत्रिका की संपादक आदरणीय डॉक्टर सुरेखा भारती जी के निवेदन पर लघु कथा संदर्भित एक विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे यहाँ कहानी की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। दुनिया का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद माना जाता है और उसमें यम, यमी, पुरुरवा, उर्वशी जैसे संवादात्मक आख्यान मिलते हैं। इसके अतिरिक्त उपनिषद, पुराणों, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य में कहानियों का एक बड़ा संसार
छिपा हुआ है। दरअसल इन ग्रंथों का विशेष महत्व इसलिए है कि इन्होंने ही विश्व में कहानी का धरातल तैयार किया। यह एक बहुत बड़ी देन है हम भारतीयों की कि हमने ही इस संसार का कहानी का धरातल तैयार किया। कथा और कहानी को यद्यपि एक माना जाता है, परंतु उनमें थोड़ा फर्क है। कथा का स्वरूप व्यापक है, उसके अंतर्गत उपन्यास और कहानी को लिया जाता है, परंतु कहानी के अंतर्गत लघु कथा को ही माना जाता है। जिस तरह वीणा से सितार बना लेकिन उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, जिस प्रकार पखावज से तबला बना किंतु तबले का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, ठीक उसी तरह कहानी से लघु कथा का जन्म हुआ, लेकिन उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। लघु कथा को लिखने का तात्पर्य है समुद्र को अंजलि में समेटना। उस अंजलि भर पानी को नदी बनाने का नाम कहानी है और उस नदी को समुद्र में परिणत करने का नाम उपन्यास है। लघु कथा में स्वाभाविकता, लौकिकता, यथार्थवादिता, विचारात्मकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लघु कथा का फलक भले ही छोटा होता है, परंतु वह अपने भीतर एक बड़े फलक को समेटे रखती है। यही कारण है कि एक श्रेष्ठ लघु कथा एक अच्छी कहानी की तृप्ति पाठक को देती है। जीवन की किसी घटना को न्यूनतम शब्दों में कलात्मक ढंग से लघु कथा में प्रस्तुत किया जाता है। यही कारण है कि इसके शब्द विन्यास को लेकर बिहारी, गालिब और निराला के उदाहरण दिए जाते हैं। साधारण घटना को विशिष्ट बनाना, विशिष्ट घटना को अति विशिष्ट बनाना, यह लेखक के कौशल पर निर्भर करता है। मैंने कई बार बोला है और लिखा भी है कि लघु कथा की गली बहुत सक्रिय होती है। लघु कथा की गली बहुत सक्रिय होती है। लेखक को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। लेखक जरा सा भी कहीं टकराया उस गली में कि लघु कथा अपना विधिवत स्वरूप खो लेती है। वह संस्मरण, रिपोर्टाज, रेखाचित्र के निकट पहुंच जाती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेखा भारती, प्रधान संपादक ज्योति कलश पत्रिका। एक लघु कथा प्रस्तुत है। शीर्षक है कोयल की कूक। दीदी, ओ दीदी, सुनो तो, बाहर तो आओ। आंगन में झाड़ू लगाते हुए मुन्नी आवाज दे रही थी। ओहो, इससे क्या हो गया है? मैंने झल्लाकर किचन से आंगन की तरफ जाते हुए पूछा, क्या है, क्यों चिल्ला रही हो? मुन्नी चुपचाप झाड़ू लेकर खड़ी थी। सुनो दीदी, कोयल कूक रही है। मैंने भी सुना, कोयल की प्यारी सी आवाज आ रही है। मैं भी कुछ देर के लिए उस आवाज में खो गई। तभी अचानक मुन्नी बोली, गांव में हमारा बड़ा सा घर और बड़ा सा आंगन था। आंगन में खूब बड़ा सा आम का पेड़ था और हम उस पर झूला झूलते। कोयल आम की डाली पर बैठकर कूकती थी तो उसे हम चिढ़ाते। कितने आम लगते थे पेड़ पर, हम तो यूं ही बांट दिया करते थे। ये नौकरी के लिए बाहर आ गए, शहर आ गए, चौकीदारी मिली और छोटा सा कमरा। उस छोटे से कमरे में न ठीक से बैठ पाते हैं, न सो पाते हैं। 3 बच्चों के साथ रहना, खाना पीना मुश्किल है। ऊपर से दूसरे की जी हुजूरी। सोचती हूँ शहर आए ही क्यों, वापस गांव चले जाओ। यह कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई और मैंने भी उसके मन में उतरकर शहर और गांव के अंतर को अनुभव किया। नमस्कार। गधों की घर वापसी। बलराम अग्रवाल, दिल्ली। आप हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए प्रदेश में हमारी सरकार गिराने की चाल चल रहे हैं। आपके पास घोड़े? सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए गधे ही सही। पक्की खबर है कि उन्हें आपने अपने बंगले के पीछे वाले बगीचे में छुपाया हुआ है। आप हमारे बंगले के आगे और पीछे वाले हर बगीचे में घूम कर देख लीजिए। एक भी गधा मिल जाए तो आपकी अम्मी की जूती और हमारा सर। इन चिकनी चुपड़ी बातों को छोड़िए जनाब। आपने क्या किया हमारे गधों का हम जानते हैं। क्या किया? वही जो हमने अपने घोड़े का किया था। क्या किया था, खुलकर बताइए। हमने उन्हें गधों में तब्दील कर रखा था। बिकने के डर से? कुछ भी समझ लें। आपने उन्हें मोर में तब्दील
कर डाला ताकि संवैधानिक धाराओं से बचा रहे, और अब पोशाक बदल बदल कर हर रोज चुग्गा डाल रहे हैं उनके आगे। लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। क्या करेंगे? जागरूकता अभियान चलाएंगे। मोरों को बताएंगे कि वह फांसीवादी ताकतों के आगे नाचना बंद करें। हम उन्हें बताएंगे कि असलियत में वह मोर नहीं, गधे हैं और हमारे हैं। हम उन्हें बताएंगे कि हमारा बाड़ा हमेशा उनके लिए खुला है। हम उनके घर वापसी का अभियान चलाएंगे। नमस्कार, मैं वैभवी भामरे, ज्योति कलश पत्रिका मंच से। आज मैं आपके समक्ष अशोक भाटिया जी द्वारा रचित पीढ़ी दर पीढ़ी नामक लघु कथा का वाचन करने जा रही हूँ। उसके पिता ने उसे पढ़ाया नहीं। उसने सोचा मैं अपने बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगा। अपने बच्चे को उसने स्कूल में प्रवेश दिलाया। एक दिन बच्चों ने किताब की मांग की, दूसरे दिन बच्चे ने स्कूल ड्रेस की मांग की, तीसरे दिन बच्चों ने फीस की मांग की। यह फसल की कटाई के दिन थे। पिता ने कहा, बेटा, फसल मंडी में बिकेगी तभी मजदूरी मिल पाएगी, किताबें और ड्रेस तभी आएंगे, फीस भी तभी जा पाएगी। मजबूर बेटा पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन याद न होने पर बच्चों को सजा मिली, दूसरे दिन स्कूल ड्रेस न होने पर बच्चे को घर भेज दिया गया, तीसरे दिन फीस न भरने पर स्कूल से उसका नाम काट दिया गया। वह बच्चा फिर भी स्कूल नहीं जा पाया। जब वह बड़ा हुआ तो उसने सोचा मैं अपने बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगा। नमस्कार, मैं संजय सोनगांवकर सूर्यकांत नागर द्वारा रचित फल एक लघु कथा का वाचन कर रहा हूं। अम्मा जी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इन्हें भी कुछ दो। लंबी यात्रा के सहयात्री के नाते मैंने अपनी चिंता व्यक्त की। माँ सफर में अन्न ग्रहण नहीं करती, बेटे ने बताया। कुछ फल वाली खरीद दो, मैंने सुझाया। पता नहीं बेटे ने सुना भी या नहीं, अथवा सुनकर अनसुना कर दिया। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो अम्मा का पोता अंगूर वाले को देख अंगूर के लिए मचल उठा। हारकर पिता ने बेटे की इच्छा पूर्ति कर दी। बेटे, कुछ अंगूर दादी को भी दे दो, पिता ने कहा। लेकिन लाडला इसके लिए तैयार नहीं था। माँ बाप ने डांटा, मगर उस डांट में प्यार इस तरह से लिपटा था कि नन्हे पर कोई असर ही नहीं हुआ। कुछ देर बाद 10 के 3 कहता हुआ संतरा बेचने वाला आया तो मुझे फिर से रहाने गया। अम्मा जी के लिए संतरे ही खरीद दो। मैंने अपनी ओर से खरीदने की पहल इसलिए नहीं की कि अपमान मानकर यह बेटा यह न कह दे हम भिखारी समझ रखा है क्या। बेटे ने कुछ देर विचार किया, फिर माँ से कहा, अम्मा जरा 10 रुपए देना, मेरे पास छुट्टा नहीं है। अम्मा ने कहा, रहने दे बेटा, ऐसी भी क्या जरूरी है। बेटे ने जिद की तो अम्मा ने गार्ड से निकालकर 10 रुपए का नोट उसके बेटे के हाथ में दे दिया। लेकिन इस बार भी नन्हे ने संतरे की थैली झपट ली और बोला, मैं किसी को संतरे नहीं दूंगा, मैं अकेले खाऊंगा। बाप ने जोर जबरदस्ती की तो नन्हा जोर जोर से रोने लगा, हाथ पैर पटकने लगा। छीना झपटी में उसने पापा के मुंह भी नोच लिया। दादी अम्मा ने कहा, रहने दे बेटा, नन्हे खा लेगा तो मैं समझूंगी मैंने खा लिया। नन्हे का पेट भर गया तो एक संतरा पापा की ओर बढ़ाते हुए कहा, पापा अब तुम ही खा लो। दादी को दो बेटा। पापा ने समझाना चाहा पर नन्हा राजी नहीं हुआ। दादी निरी भाव से सब देख रही थी। उसने कहा, आज दे रहा है तो ले ले बेटा, पता नहीं कल कैसा फल मिले। लघु कथा का शीर्षक है विनाश के पहले। अहिंसा परमो धर्म,
हम सबको महात्मा बुद्ध के रास्ते पर चलना चाहिए। महात्मा गांधी के आदर्शों को अपने जीवन में अमल लाना चाहिए। बस बस अब रहने भी दे यार। इस तरह का भाषण मैंने बहुत सुना है साहित्य गोष्ठियों में और नेताओं की सभाओं में। है ऐसा मैंने क्या कह दिया भाई? ऐसा मैंने क्या गलत कह दिया? ऐसी सारी बातें तो किताबों में लिखी है और हर साहित्यकार अपनी कविता, लघु कथा और कहानी में यही तो लिखता है। लेकिन वह हकीकत में करता क्या है? यही कथनी और करनी में अंतर तो देश को डुबा डालेगा यार। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही तो तूने कहा था सिंदूर ऑपरेशन में हमारे देश के नेताओं को शांति समझौता नहीं करना चाहिए, भले तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, लेकिन अपनी सेना को आगे बढ़ने से किसी भी स्तर पर नहीं रोकना चाहिए। वह तो ठीक है यार, लेकिन मेरे और तेरे कहने से क्या होगा? महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध के लाख उपदेश के बाद भी हमारा युद्ध रुक गया था क्या? मुगलों के शासन में हत्याएं और प्रतिशोध रुक गए थे क्या? लाख दलील दे दो यार, लेकिन हमारी बुद्धि मानी तो इसी में है कि पूरी सृष्टि को बचाने के लिए युद्ध हमारी पहली चाहत नहीं, अंतिम विकल्प होना चाहिए। जी हाँ, अंतिम विकल्प। धन्यवाद। दौर से मैं प्रताप सिंह सोढ़ी प्रस्तुत है कि लघु कथा विक्षेप। बिजली के खंभे से टिका एक वृद्ध बड़े गौर से उन तारों को देख रहा था जिनसे जुड़े अनेक कनेक्शन घरों में प्रकाश फैला रहे थे। कभी वह भी बिजली के खंभे की तरह अपने परिवार का सुदृढ़ स्तंभ था और अपने स्नेह के तारों से अपने परिवार के दिनों को रोशन करता था। लेकिन आज कभी उधर से गुजर रहे पिता पुत्र की दृष्टि उस पर पड़ी। भिखारी समझ पुत्र ने ₹1 का सिक्का उसकी हथेली पर रख दिया। वृद्ध चौंका। इससे पहले कि वो कुछ बोले, पिता ने चित्र को डांटा। बड़े नासमझ हो, हर किसी को दान देने लगते हो। अरे ये तो किसी अच्छे परिवार का लगता है, जरूर अपने पुत्रों से लड़ झगड़ कर घर छोड़कर भाग आया होगा। ये सुनते ही वृद्ध की प्रकृति तन गई। क्रोध में उसने हथेली पर रखे सिक्कों को उठाया और दूर सड़क पर फेंक दिया। सिक्का कुछ क्षण सड़क पर नाचता रहा और फिर जमीन पर गिर गया। वृद्ध ने जोर का ठहाका लगाया और चीखा, मेरी उम्र में पहुंचकर तुम भी इस सिक्के की तरह नाचते हुए इधर उधर भटकते रहोगे। तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें घर से निकाल देंगे जैसे मेरे साथ हुआ। पिता ने संशय भरी नजर से पुत्र को देखा और भविष्य में आने वाले संकट के बारे में सोचकर भयभीत हो गया। सुप्रसिद्ध साहित्यकार संतोष सुपेकर जी की एक लघु कथा, शीर्षक है ऐश और कैश। ये सुना आपने? बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। पास के प्लांट में विस्फोट हो गया। 2 मजदूर बुरी तरह घायल हुए हैं। क्या होम होम? अरे एक मजदूर ऑन द स्पॉट भी मारा गया है। ऐसा पर एक ही मरा बस। फिर बड़ी कहाँ है यह घटना? अभी भी खबर के हिसाब से खास घटना नहीं है ये। अरे यह संयंत्र, यह प्लांट मंत्री जी के बेटे का है। अरे यार, तो पहले बोलना था ना। अब हुई है खबर खास। अब तो पहले पन्ने पर लेता हूँ इस खबर को। वाह, मजा आ गया। अब तो ऐश और कैश दोनों अपने। नमस्कार। मैं इंदौर से योगेंद्र नाथ शुक्ल आपके सामने एक लोक कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है पदक। लंदन एयरपोर्ट में उतरते समय मैं खुशी से फूल उठा। बचपन का ख्वाब था कि ओलंपिक देखने जाऊं
और वहाँ तिरंगा उसी तरह लहराऊं जैसे मैं भारतीयों को टीवी में लहराते हुए देखता हूँ। कभी सोचा ही नहीं था कि ईश्वर इतनी जल्दी मेरी इच्छा पूरी करेगा। उस होटल में रुके सभी भारतीय रोज शाम को लंदन घूमने निकलते। मैं भी उनके साथ 2-3 बार गया, परंतु लंदन की चकाचौंध मुझे जरा भी प्रभावित न कर सकी। उनके साथ घूमते हुए सोचता रहता कि इससे तो अच्छा होगा कि मैं यहाँ आता ही नहीं। लाखों की आबादी वाला मेरा देश और उसके खिलाड़ी अब तक पदक का खाता भी नहीं खोल पाए। मुझे बड़ा दुख होता। मैं रोज तिरंगा लेकर स्टेडियम जाता और लौट कर जब उसे अलमारी में रखता तो मन शर्म से भर उठता। दूसरे देशवासियों से मिला तो मालूम हुआ कि वहाँ स्कूल स्तर पर ही उनकी रुचि के अनुसार अलग अलग खेलों के लिए बच्चों का चयन कर लिया जाता है। सरकार उनके खान पान का पूरा खर्च उठाती है। उनका काम दिन रात प्रैक्टिस करना, खेल की बारीकियों को समझना होता है। वो भले ही पदक लाए या न लाए, परंतु उनके सारे जीवन की सुरक्षा उन्हें वेतन देकर सरकार करती है। जब जब मैं ये सुनता तो मेरा मन खिन्न हो उठता। उस दिन एकाएक जब भारत को रजत पदक मिला तो मानो मेरे तो पर ही लग गए। कितनी देर तक तिरंगा मैंने लहराया, कितनी देर तक उसे लेकर नाचता रहा, मुझे नहीं मालूम। उस रात होटल नहीं गया, सारी रात घूमता रहा। लगा कि लंदन वाकई बहुत खूबसूरत है। नमस्कार, मैं मीरा जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। मेरी लघु कथा का शीर्षक है बड़ा पार्सल। दीपावली की पूर्व संध्या पर प्राप्त बड़ा सा पार्सल सभी को रोमांचित कर गया। यह सरप्राइज उपहार अमेरिका से सचिन ने भेजा था। पार्सल के अंदर घर के नौकरों से लेकर समस्त परिजनों के लिए अलग अलग पैकेट थे। कविता ने जैसे ही अपने नाम वाला पैकेट खोला तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। जैसे अनजाने ही अरबों की जायदाद हाथ लग गई हो। रोम रोम प्रफुल्लित हो उठा। सुरेखा, जो अब तक अपना उपहार देख बेहद हर्षित थी, किंतु जैसे ही सासू माँ पर नजर पड़ी, उन्हें खुशी से पागल हुआ देख अंदर ही अंदर जल भुन गई। लगता है देवर जी ने सासू माँ के लिए कोई बेशकीमती गहने भेजे हैं, तभी तो खुशी के मारे उनके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। यूं तो फोन पर मुझसे मीठी मीठी बातें करते हैं, साथ ही कहते हैं, भाभी आप भी मेरी माँ जैसी ही हैं। अब कथनी और करनी में इतना फर्क। मुझे सोने के कंगन और सासू माँ को शायद हीरो के आभूषण। कैसी ओछी मानसिकता है। यही सोचती हुई वह अपने व्यथा को छुपाते हुए सासू माँ के पास पहुंची और उत्साहित स्वर में पूछा, मम्मी जी, सचिन भैया ने आपके लिए शायद बहुत कीमती उपहार भेजा है। कविता वह छोटी सी डिब्बी सुरेखा की ओर बढ़ाते हुए बोली, लो बहू, तुम स्वयं ही खोल कर देख लो, बहुत ही कीमती है। बिना एक पल भी गंवाए सुरेखा ने वह डिब्बी खोली और अंदर नजर पड़ते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके अंदर एक छोटी सी पर्ची चिपकी हुई थी, जिस पर लिखा था, मेरी प्यारी माँ, मैं शीघ्र ही हमेशा के लिए अपने वतन लौट रहा हूँ। धन्यवाद। माँ शारदे को नमन करती हूँ। ज्योति कलश मंच को नमन। मैं सुरेखा सिसोदिया, इंदौर से। डॉक्टर सुरेखा भारती दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने मुझे इतना अच्छा अवसर प्रदान किया। आज लेकर आई हूँ एक लघु कथा, जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सास और बहू के संबंधों पर आधारित है।
प्रस्तुत है मेरी लघु कथा हैंड मंगलसूत्र। प्रिया, तुमने फिर मंगलसूत्र उतार दिया, सुनीता ने बहू को टोका। माँ, जीन्स पर यह अजीब सा लगता है, प्रिया ने विनम्रता से कहा। सुनीता मन मसोस कर रह गई। पुरानी और नई पीढ़ी का चिर परिचित विवाद यहाँ भी था। दोनों में सामंजस्य तो अच्छा था, पर ना जाने क्यों इन दिनों बातचीत कम हो चली थी। संवादहीनता, संवेदना और संपर्क दोनों पर आघात करती है। यही इन दोनों के साथ भी हुआ। नाश्ता करते हुए राहुल ने सुनीता को सूचना दी, माँ, प्रिया छोटा मंगलसूत्र बनवाना चाहती है। सुनकर सुनीता का माथा ठनका। नया मंगलसूत्र बनवाना, वह भी शादी वाले मंगलसूत्र को तोड़कर। उसे याद हुआ कैसे आर्थिक परेशानी के समय मंगलसूत्र लिया था। मन ही मन कुर्ती सब्जी लेने पहुंची और मन का गुबार पड़ोसन दुबे भाभी के सामने निकल ही गया। ऐसे ही मौकों की तलाश में रहने वाली दुबे भाभी ने कोई कसर न छोड़ी आग में घी डालने के लिए। शादी का मंगलसूत्र कोई तोड़ता है भला? सुनीता बहन, बुरा न मानना, आवश्यकता से अधिक छूट दे रखी है तुमने अपनी बहू को। इतने पर ना निकलने दो, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन बेटे को लेकर फुर्र हो जाए। दुबे भाभी की बातें सुनीता के दिमाग में उतरती चली गई और 100% सही लगी। सुनीता और प्रिया का आपसी सामंजस्य पड़ोसियों के लिए ईर्ष्या का विषय तो था ही, और सुनीता ने मौका दे दिया उन्हें फूट डालने का। दो टूक फैसला सुनाने के लिए वह शब्दों के हथियार भांजने लगी और इसी उधेड़मुन में घर पहुंची। तभी प्रिया ने आवाज दी, माँ, बाहर लॉन में ही आ जाइए ना, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। सुनीता बेमन से आकर बैठी। उत्साही प्रिया बहुत सारी बातों का पिटारा लाई थी, पर माजरा कुछ और ही दिखा। सुनीता हाँ हूँ कि आगे कुछ बोल ही नहीं रही थी। बहुत प्यार से प्रिया ने पूछा, माँ, क्या बात है, तबीयत खराब है? नहीं। इतना कह सुनीता मंदिर चली गई और अशांत मन से एक कोने में आंखें बंद कर बैठी रही। स्वभावतः कोमल होने के कारण अपने व्यवहार से वह स्वयं भी विचलित ही थी। तभी कुछ महिलाओं की आवाज की ओर उसका ध्यान गया। पहली बोली, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ बहन, जो इतने अच्छे स्वभाव वाली बहू मिली है। भले ही वह आधुनिक है, घर के कामकाज में भी निपुण नहीं, पर व्यवहार में मधुर है। कहती है, संयुक्त परिवार में रहने से बच्चों को बुजुर्ग संस्कारी बनाते हैं। सुनीता को याद हो आया, यही तो कह रही थी। यही तो कहकर पिछले दिनों प्रिया ने दूसरे शहर की अच्छी नौकरी का ऑफर ठुकराया था। तभी दूसरी महिला की आवाज आई, हाँ बहन, काम से ज्यादा व्यवहार की मधुरता जरूरी है। जब हम नई ब्याह कर आई थी तो क्या सर्वगुण संपन्न थी? उस समय के हिसाब से तो हमें भी आधुनिक समझा जाता था। तब हम परिवर्तन चाहती थी, आज हमारी बहुएं परिवर्तन चाहती हैं। सुनीता को तो मानो अपनी सब उलझनों की सुलझन ही मिल गई। मंदिर के कान्हा जी को हाथ जोड़ धन्यवाद कहती वह तेजी से घर पहुंची। किचन में भोजन बनाती प्रिया की ओर मुस्कुरा कर देख बोली, लाओ बेटी, कुछ मदद करना है क्या? प्रिया आश्चर्य से 1 घंटे के भीतर होने वाले इस परिवर्तन को देख रही थी। अपने मोबाइल में बहुत सारी हैंड मंगलसूत्र की डिजाइन निकालकर सुनीता उत्साह से प्रिया के पास पहुंची। देखो प्रिया, गले के मंगलसूत्र के स्थान पर यह हाथ में पहनने वाला भी ले सकती हो। यह हर पहनावे पर जचेगा। अपनी पहले जैसी सास को पाकर प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धन्यवाद।
नमस्कार मित्रों, माँ अहिल्या की नगरी इंदौर से मैं सुषमा व्यास राजनिधि आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष अपनी एक लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। लघु कथा का शीर्षक है नए पहियों की उड़ान। नए पहियों की उड़ान। हवा का सुरसुरी झोंका, लहराते पेड़ और खेत की हरियाली मेड़ के साथ गुजरती दादी की साइकिल के पहिए तेजी से घूम रहे थे। साइकिल के पीछे बैठी थी 10 वर्षीय पोती सोनू। अचानक सरपंच ने आवाज दी, दादी, सोनू बिटिया को लेकर कहाँ की यात्रा कर रही हो? सरपंच जी, सुनियो है, गांव का मुहाने पर तालाब किनारे खेल कूद को पंडाल सेमिनार लाग्यो है। मारी पोती सोनू के वहां ले जाई रही हूँ। मारी सोनू घूंघट काढ़ी ने चूल्हो नहीं फूकेगी, तेज दौड़ लगावेगी और देश को नाम रोशन करेगी। कहते हुए दादी में तेजी से अपनी साइकिल पगडंडी पर दौड़ा दी। ऊपर से गुजरते हवाई जहाज को देखकर दादी किलक उठी। सोनू देख, एक दिन तू भी ऐसी उड़ी जाजे। दादी के पैरों में फुर्ती आ गई और साइकिल के तेजी से घूमते पहियों को देखकर सरपंच जी भी अचानक कह उठे, लागे है ऊंची उड़ान भरना का दिन आ गए हैं। दादी की साइकिल के पहिए ने उड़ताना के नई दिशा दे दी है। तो ये थी मेरी लघु कथा नए पहियों की उड़ान। नमस्कार। लघु कथा गंदा पानी, डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव। बहुत दिनों बाद पार्क के नाले के पास कालू दिखाई दिया। देख खुशी हुई और उसे आवाज दी, कालू कालू, पर उसने मुंह फेर लिया। मन नहीं माना। जब पूछा तू कालू नहीं है तो बोला हाँ। आश्चर्य हुआ। तभी एक और बच्चा दौड़ता वहां आया और बोला, आंटी यह कालू है, आपसे झूठ बोल रहा है। जब उससे पूछा कि क्यों, क्या हुआ, तो वह झिझकता हुआ पास आ गया। उसे देख बोला, कुछ काम करना है। वह बोला, मुझे काम की जरूरत नहीं। तब चौंक कर देखा, यह वही कालू जो 20-30 रुपए के लिए गिड़गिड़ाता था, आज मना कर रहा है। जैसे ही पीछे मुड़ी, वह बोला, मैम क्या काम है? उसे देख मुस्कुराहट आ गई। फिर धीरे धीरे उसके साथ चलते हुए पूछा, क्या बात है, आजकल दिखाई नहीं देता, यहाँ कहाँ रहते हो? वह बोला, वही गंदे पानी के नाले के पास। फिर उसने प्रश्न किया, अरे तो तुम्हारी मम्मी पापा और छोटी बहन कहाँ है? वह रुआसा हो उठा। फिर वही जमीन पर बैठकर बोला, मम्मी काम पे गई थी, अब तक नहीं आई। घबराकर उसे देख कहा, क्या मतलब? और बहन जिसको राखी की गिफ्ट देने के लिए तू बगीचे में पानी देता था, वह बोला, पता नहीं, सब कहते हैं उसे किसी को बेच दिया। मन कड़वाहट से भर गया। तेरे पापा कहाँ हैं? वह बोला, उन्होंने तो नातरा दूसरी शादी कर लिया। कहते हुए रो उठा। पल भर में समझ आ गया, अरे तो कोई घर नहीं, तू उस गंदे पानी के नाले के पास सोता है और वहीं खाता पीता है। चल मेरे घर, वहीं रहना। कालू बोला, मैम अब रहकर क्या करूँगा, मेरी बहन भी नहीं है, अकेला हूँ, इसलिए काम करने के लिए मना कर रहा था। किसके लिए काम करूं? मन द्रवित हो उठा। इस नन्हे से 11 वर्ष के बच्चे कालू ने बहुत बड़ा सच उजागर कर दिया। काम धंधा अपने लोगों, घर परिवार के लिए किया जाता है, उनकी खुशी के लिए किया जाता है, किंतु खुद का क्या? पूरा जग अपना है, पर अपने कहाँ? नमस्कार, नीदरलैंड से मैं डॉक्टर रितु शर्मा ननन पांडे आज अपनी लघु कथा पतझड़ का वादा लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। दोपहर की धूप में पेड़ों की छाव हल्की हो गई थी।
हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, न सर्दी न गर्मी, बस एक अधूरी ऋतु की तरह। नीम के नीचे बैठी अनया ने देखा सामने वाले गुलमोहर से पत्ते एक एक कर गिर रहे थे। कुछ पत्ते हवा में हल्के से थिरकते हुए ज़मीन को छूते और कुछ बिन दिशा भटकते हुए यहीं कहीं खो जाते। उसे लगा जैसे ये पत्ते उसकी अपनी यादें हैं जो अब शाख से अलग होकर गिर रही हैं, बेमकसद, बिन पुकार के। घर के भीतर अब सन्नाटा पसरा था। माँ का कमरा खुला था मगर भीतर से कोई आवाज़ नहीं थी। पिछले साल इसी मौसम में माँ का जाना हुआ था, एक लंबी बीमारी के बाद। तब भी ऐसे ही पतझड़ था जब माँ की खिड़कियों में हवा सीटी बजाती थी और आंगन में सूखे पत्ते शोर करते थे। अनया ने देखा, अपनी चाय का प्याला उठाया और चुस्की ली। चाय ठंडी हो चुकी थी। उसने प्याले में झांक कर देखा, जैसे उसमें समय थम गया हो। कितनी अजीब बात है, उसने सोचा। हर मौसम लौट कर आता है, बस लोग नहीं आते। वह उठी और माँ की पुरानी रजाई अलमारी से निकाली। उसमें अब भी हल्की सी कपूर और इत्र की मिली-जुली खुशबू थी। उसने रजाई को गले से लगाया जैसे कोई बच्चा पुराने वादे को दोबारा जीने की कोशिश करता है। खिड़की के बाहर एक बच्चा सूखे पत्तों को समेट रहा था। अनया ने उससे पूछा, क्या कर रहे हो? बच्चा मुस्कुराया, मैं इसे जला दूंगा ताकि नई कोपले जल्दी निकले। वह मुस्कान उस छोटे से उत्तर में जैसे जीवन का गूढ़ रहस्य छिपा था। पतझड़ केवल अंत नहीं होता, वह आरंभ की भूमिका भी होती है। अनया ने रजाई मोड़ी और धीरे से बाहर आंगन में आ गई। उसने ज़मीन पर गिरे हुए कुछ पत्ते उठाए और उन्हें हथेलियों में रगड़ा। सूखे पर फिर भी उनमें धूप की गंध बाकी थी। उसने आंखें बंद की और बुदबुदाई, माँ, अगला बसंत जब आएगा मैं तुम्हारी मनपसंद तुलसी फिर से लगाऊंगी। एक हल्की हवा चली, कहीं दूर से कोई पत्ता उसके पैरों से लिपट गया। शायद ये माँ का जवाब था, या शायद पतझड़ का वादा कि बिछड़न के बाद भी हरियाली फिर से आती है। मेरी लघु कथाओं को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से डॉक्टर सुलेखा भारती जी को मैं आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर संध्या जैन आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ, अभिवादन करती हूँ और अपनी लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। उसके पूर्व मैं कहना चाहूँगी कि मृदुभाषी डॉक्टर सुलेखा जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मैंने अपनी यह लघु कथा प्रेषित की है। इस लघु कथा का शीर्षक है नारियल। जमाना बदल गया है, इसका भान स्नेहा को भी नहीं था। 80 वर्षीय चाचा के जन्मदिवस पर पूरा घर जगमगा रहा था। आने जाने वालों का तांता लगा हुआ था। बड़े बड़े हाथ, गुलदस्ते, शॉल आदि भेंट कर लोग खुश हो रहे थे। स्नेहा भी अपने चाचा के लिए एक नारियल और सूत की माला लेकर पहुंची। अपने घर की परंपराओं को बचपन से देखती जो आ रही थी। बहुत उल्लास और उमंग के साथ उसने चाचा को नारियल के साथ ही सूत की माला भी पहना दी। जब मेहमानों की आवाजाही कम हो गई तो उसका ध्यान चाचा पर गया। देखती क्या है, उसकी सूत माला न जाने कहाँ फेंक दी गई थी। चाचा एक चमकती मोतियों की माला पहन शान से घूम रहे थे। इधर उधर देखने पर उसने अपने नारियल पर भी नजर डालना चाहिए। मिठाई के डिब्बों से अलग अकेला नारियल अपने इतिहास को याद कर रहा था। यह सब देख स्नेहा की आंखें भी नम हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नमस्कार, मैं आपके सामने आज एक लघु कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है तस्वीरों में भी जान होती। तस्वीरों में भी जान होती है। बात उन दिनों की है जब संयुक्त परिवार का दौर अंतिम चरण पर। इंदौर में उच्च मध्यम वर्ग के खुद के घर बड़े और मिट्टी के हुआ करते थे जिन्हें बाड़ा कहते थे। हर एक बाड़ा मालिक के उपनाम से जाना जाता, जैसे इनामदार बाड़ा, ओक का बाड़ा। बात ऐसे ही एक संयुक्त परिवार की। 3 भाई और 6 बहनों का यह परिवार
माता पिता संग रहते। भाई और 6 बहनों की शादी हो चुकी थी। भाई, बहू, माता पिता, इस तरह संयुक्त परिवार हुआ करता। घर आलीशान और विशाल था। घर में सागौन की लकड़ी के शानदार नक्काशीदार आराम कुर्सी, विशाल पलंग, बड़ा मेज जिसमें बहुत सारे दराज, एक बड़ा सुंदर आईना जो कि सागौन फ्रेम में मड़ा हुआ था। घर की शान हुआ करता। हर बच्चा 5 साल का होने पर पिता फोटो स्टूडियो में जाकर बच्चे का फोटो खिंचवाता। निवृत्त होने के पश्चात सभी 6 बहनों की फोटो एक फ्रेम में मड़कर घर में एक खूंटी पर टांग दी गई। गर्मी की छुट्टियों में प्राय बहनें अपने बच्चों के साथ माता पिता के घर आती। आते जाते बहनों के बच्चे बड़े आनंद से उस फोटो को निहारते। उस समय फोटो एल्बम ना होकर फोटो को फ्रेम में मड़कर रखने का प्रचलन था। जब भी पुरानी यादें ताजा करनी होती, तुरंत बक्से से फोटो फ्रेम निकालकर सभी आनंद लेते। एक बहन हमेशा पिता से जिद करती, मुझे मेरे बचपन का फोटो इस फ्रेम से निकाल कर दे दो ना। परंतु पिता हमेशा बेटी को यही कहते, मेरे रहते सभी बहनें साथ रहेंगी, फोटो से अलग नहीं होंगी। इसीलिए बेटी, तू ये संपूर्ण फ्रेम ले ले। परंतु वो बेटी फ्रेम नहीं ले जाती। ऐसे ही दिन बीतते गए। वो फोटो फ्रेम सभी के आकर्षण का बिंदु था। यह ईश्वरीय चमत्कार कहो या समझो, जिस दिन पिता का देहांत हुआ उसी दिन वह खूंटी से लटकी फ्रेम ऊपर से गिरी और फ्रेम का शीशा टूट गया और सभी बहनों के फोटो बिखर गए। उस दिन वह बहन अपना बचपन का फोटो ले गई। पल भर के लिए ऐसा लगा कि एक अदृश्य शक्ति जो कि सबको बांध कर रख रही थी वह निकल गई। धन्यवाद। मैं मुकेश इंदौरी ईमान का तराजू एक लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ। मोहल्ले में राजू सब्जी वाला सब्जी बेच रहा था। आओ सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, बिल्कुल ताज़ी सब्जी, यहाँ नाम बड़े दर्शन छोटे नहीं, बिल्कुल माल असली, आओ सब्जी ले लो। आइए बहन जी आइए, बिल्कुल ताज़ा सब्जी लीजिए, आपके लिए तो सौदा सर आँखों पर है, बढ़िया टमाटर लीजिए। जैसे ही लोग आगे बढ़ते राजू तराजू पर उंगली रख देता जैसे, और चेहरे पर मासूमियत मीठी मीठी बातें करता जैसे दूध का धुलाव। ये सब करते हुए एक बूढ़ी अम्मा देख रही थी। उसने कहा, बेटा ये क्या कर रहे हो, तुम सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हो। तभी उस सब्जी वाले ने कहा, अम्मा जी आजकल धंधा ऐसे ही करना पड़ता है, नहीं तो 9 दिन अढ़ाई चले कोस वाला धंधा हो जाएगा। तभी अम्मा बिना सब्जी लिए थैला उठाते हुए चल दी और बोली, बेटा ध्यान रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। आज तुम तराजू झुका रहे हो, एक दिन किस्मत तुम्हें झुका देगी, ध्यान रखना। और तभी लोग समझ गए कि यहाँ पर सब्जी नहीं भरोसा बेचा जा रहा है, जो हर बार कम निकल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश इंदौरी। लघु कथा सपनों की दुनिया। तनु एक छोटी सी लड़की जो अपने माता पिता के साथ दिल्ली में रहती है। उसे सपने देखना बहुत पसंद है। वो अपने सपनों की दुनिया में खो जाना चाहती है। वह कहती है, जब आंखें बंद करके सपना देखती हूँ तब असली दुनिया खुलती है। सर्द का मौसम था। तनु दोपहर में सो रही थी। वह सपने में देखती है कि वो एक सुनहरे दरवाजे के सामने खड़ी है, जिस पर लिखा है, सपनों की दुनिया में आपका स्वागत है। वह खड़ी ही थी कि दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वह धीरे धीरे भीतर प्रवेश करती है। वहां की खूबसूरती चमक देखकर वह चकाचौंध रह गई। आपको आश्चर्य होगा यह जानकर, यह चमक किसी सोने ईंटों की इमारतों की नहीं, यह खूबसूरती प्रकृति की थी। प्रकृति की ऐसी झलक उसने कभी नहीं देखी थी। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़। वह आगे बढ़ती है, वो देखती है स्वच्छ साफ वातावरण। झरने से निकलकर एक नदी बह रही है। सूर्य को रोशनी पानी पर ऐसी पड़ रही है जिससे वह मोतियों की तरह प्रतीत हो रही है। तभी एक बच्ची आती है और उसे पकड़कर आगे ले जाती है। वहाँ बहुत से बच्चे हैं, कुछ आपस में खेल रहे हैं। एक लड़की दूसरी लड़की को झूला झूला रही है। कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जवान लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और सब एक दूसरे की सहायता भी कर रहे हैं। सभी प्रेम भाव से हैं।
यहाँ न कोई व्यक्ति किसी को परेशान कर रहा है, न किसी को हानि पहुंचा रहा है, न कोई गुलामी की बेड़ियों में है। चारों तरफ खुशहाली है। तनु की माँ उसे बुलाती है, जिससे वह अपने स्वप्न से बाहर निकल कर जाती है। वो अपनी माँ को अपने सपने के बारे में बताती है और उनसे पूछती है, क्या कभी ऐसा हो सकता है? उसकी माँ उसे समझाया, प्रकृति में अनुपम खूबसूरती है। मनुष्य हरे भरे पेड़ काटता है, नदियों में कूड़ा फेंकता है, शहरों को गंदा करता है, प्रदूषण करता है, प्रकृति का अनायास हनन, इन सब कारणों से धरती ने अपनी खूबसूरती खो दी है। प्रकृति में अपार प्रेम है और वह मनुष्य को यही सिखाती है, परंतु मनुष्य लालच बस, ईर्ष्या बस, मोह बस शक्ति अर्जित करने के लिए दूसरों पर हिंसा करता है और उन्हें क्षत पहुंचाता है। प्रकृति के पास मनुष्य की आवश्यकताएं पूरा करने के लिए सब कुछ है, परंतु उसकी लालसा की पूर्ति के लिए कुछ नहीं। अगर मनुष्य इन सब बातों का ध्यान रखे तो असल दुनिया भी तुम्हारी सपनों की दुनिया जैसी बन सकती है। अपनी माँ की बातें सुनकर तनु ने ठान लिया, सपनों की दुनिया को असली दुनिया में बदलने का प्रयास करेगी। नमस्कार, मैं बीना सक्सेना, लेखिका, समाज सेविका। सर्वप्रथम धन्यवाद प्रेषित करती हूँ डॉक्टर सुरेखा भारती जी का, जिन्होंने मुझे अपनी लोकप्रिय ई-पत्रिका में कहानी पढ़ने का अवसर प्रदान किया। मैं आज अपनी पुस्तक पद चिन्ह की एक लघु कथा प्रस्तुत करती हूँ। कथा का शीर्षक है आई लव यू। अक्सर मैं सुनती हूँ, लोग कहते हैं कि मेरे पति ने मुझे कभी आई लव यू नहीं कहा, मेरे पति ने भी मुझसे कभी आई लव यू नहीं कहा और मुझे इसकी कभी दरकार भी नहीं रही। बात पिछले साल की है। मैं अपने पति के साथ उज्जैन महाकाल बाबा के दर्शन को गई थी। सिंहस्थ के बाद वहां बाबा के दर्शन के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अप्रैल का महीना था, धूप बहुत तेज थी, परंतु मुझे दर्शन करना था, सो मैं दर्शन करने अपने पति के साथ पहुंची गई। भीड़ बहुत ज़्यादा थी और कतार लंबी। मुझे कतार में घबराहट होती है, पर जैसे जैसे गर्भगृह तक 45 मिनट में मैं पहुंची गई। बाबा के दर्शनों के बाद सारी थकान मिट गई। लौट के जब हम बाहर आए तो बताया गया कि बाहर जाने के लिए पीछे से जाना होगा। यह रास्ता पहले वाले रास्ते से भी ज़्यादा लंबा था। चलना मुश्किल हो रहा था क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ थी और ज़मीन तप रही थी। थोड़ा चलते फिर कहीं खड़े होते, लेकिन ज़मीन इतनी तप रही थी कि लगातार चला नहीं जा रहा था। पसीने से तरबतर हो गई थी मैं। इतने में मेरे पति ने मुझसे कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। 10-15 मिनट हो गए, मेरे पति का कहीं कोई अता पता नहीं था। मुझे अब थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगा था। तभी मैंने देखा सामने से मेरे पति एक पीले रंग की पन्नी लेकर आ रहे थे। पास आकर बोले, लो चप्पल पहन लो, मैं स्टैंड से ले आया हूँ। तुम्हारे पैर जल रहे थे ना? मुझे लगा मेरी चप्पल लाने के लिए उल्टे रास्ते से जाने पर ज़्यादा लंबा पड़ता है। क्या इनके पैर नहीं जल रहे होंगे? क्या ये प्यार नहीं है? जरूरी है कि आई लव यू ही कहा जाए? धन्यवाद। इस कहानी का शीर्षक है मायके की प्यास। बाबूजी थे अविचल जैसे हिम्मत भरा पहाड़, लहराता था माँ का आंचल बन के लाड़ दुलार। परंतु अब की बार तृप्ति जब मायके लौटी तो वो दहरी पर प्रतीक्षारत 2 आंखें कहीं नहीं थी। वो होती तो दीवारें बोल उठती थी, आंगन बतियाता था, सीढ़ियां गलबहियां डाले छत तक ले जाती थी। किसी कोने में सूखते आंवले और धूप खाते अचार होते थे। दाना चुगते तोतों की कतारें होती थीं। कलाबाजियां खाती गिलहरियां सरपट भागा करती थीं। आंगन में हरी भरी तुलसी पर हर सिंगार अपनी श्रद्धा उलट देता था। सूना आंगन, वीरान दीवारें, ये सब पार करते हुए तृप्ति बाबूजी को देखती है। बाबूजी ने बाहें फैला दी, आ गई बिटिया। पर तृप्ति का मन उस सरस स्नेह धारा में भी प्यासा था।
कोने में तुलसी का कुंदा सूखा पड़ा था। झट रसोई से एक लोटा जल लाकर उड़ेला। उजाड़ कुंदे ने प्यास और बढ़ा दी। दिन बीते, माँ की रसोई, माँ का देवघर, माँ की अलमारी, सब कुछ यथावत वह जमाती चली गई। और उजड़े पड़े कुंदे में सूरज को जल चढ़ाना वह कभी नहीं भूली। अब सब कुछ सवरा सवरा सा था। बाबूजी नाती पर नेह लुटाते न थकते थे। वापसी का समय हो आया। प्यास तृप्त ही नहीं हुई। जाते जाते कुंदे में झांका तो 2 जोड़ी नन्ही तुलसी की पत्तियां ऊर्ध्वमुखी होकर आकाश को देख रही थी। माँ की जीवंत चेतना आज महसूस हुई। वो यही है। और उनका पल्लू पकड़कर पीछे पीछे तुलसी के फेरे लेते तृप्ति अपने सारे भाई बहनों को देखकर नाच उठी। पलकें नम थी, मन उत्सुक था। बाबूजी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बिटिया, दे दूंगा रोज पानी। तृप्ति कुछ आश्वस्त हुई। माँ के खो जाने के बाद बाबूजी की डेल फिसल गई हो ज्यों शाखों से हरी भरी सी बेल। बनकर साहस की मिसाल बाबूजी हो गए मौन। अब बाबूजी के अंतर में माँ सा झांके कौन। नमस्कार। ज्योति कलश पत्रिका के लिए मैं अपनी 2 स्वरचित लघु कथाएं प्रेषित कर रही हूँ। मेरी पहली लघु कथा का शीर्षक है गुड फ्राइडे की सेल। आज कॉलेज में गुड फ्राइडे की छुट्टी थी। चर्च के बाहर तो सन्नाटा पसरा था, लेकिन मोबाइल पर लोगों की उंगलियां बड़ी श्रद्धा से चल रही थी। हर कोई स्टेटस लगा रहा था। त्याग, प्रेम, क्षमा की सीख का दिन गुड फ्राइडे। अर्चित भी सुबह सुबह उठकर वही सब कर रहा था। उसने इंटरनेट से एक सुंदर तस्वीर डाउनलोड की, उस पर अंग्रेजी में 2 लाइनें लिखी और व्हाट्सएप पर डाल दिया। फिर गर्व से बोला, देखो आज मैंने भी गुड फ्राइडे पर श्रद्धांजलि दी है मम्मी। उसकी मम्मी ने पूछा, बेटा ये गुड फ्राइडे क्या होता है? अर्चित थोड़ा असहज हुआ, गला साफ करके बोला, अरे मतलब आज छुट्टी होती है मम्मी। मम्मी मुस्कुराई और बोली, अच्छा तो त्याग की याद में छुट्टी और छुट्टी की याद में पोस्ट। इतने में अर्चित का दोस्त आया और बोला, चल यार आज मॉल चलते हैं, गुड फ्राइडे की सेल लगी है। अर्चित तुरंत तैयार हो गया। जाते जाते उसने फोन देखा, उसके स्टेटस पर 150 व्यूज आ चुके थे। वह खुश हो गया, मानो त्याग की असली कीमत लाइक्स में मिल गई हो। मम्मी दरवाजे पर खड़ी खड़ी उन्हें जाते देख रही थी। धीरे से बोली, जिस दिन इंसान त्याग को समझने लगेगा, शायद उस दिन छुट्टी की नहीं इंसानियत की सेल बंद हो जाएगी। और उधर शहर में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा था, कहीं प्रार्थना से तो कहीं ऑफर से। धन्यवाद। मेरी दूसरी लघु कथा का शीर्षक है मशीनी श्रद्धा। मंदिर के बगल में चाय पानी की घुमटी है। श्रद्धालु वहां पूरे समय जमा रहते हैं। बेंच पर बैठकर हाथ में चाय, होठों पर धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पर अक्सर देखा है, आरती का समय हो गया है, जैसे ही भीतर से पंडित जी की आवाज आई, सबने एक साथ जेब टटोली। किसी को मोबाइल याद आ गया, किसी को जरूरी काम, किसी को बच्चे को कोचिंग पहुंचाना है, तो किसी की पत्नी को किटी पार्टी से वापस लाना है। बेंच खाली हुई, भीड़ खिसकी और आस्था भी उनके साथ चली गई। मंदिर में पंडित जी अकेले रह गए। उन्होंने चुपचाप ढोल मंजीने वाली मशीन चालू कर दी। मशीन ने पूरे जोश से आरती शुरू कर दी, बिना भावना, बिना विराम, बिना सवाल। उधर लौटकर देर रात आई भक्त मंडली में चर्चा जारी थी। आजकल टेक्नोलॉजी ने सब आसान कर दिया है। एक ने हंसते हुए भक्त से कहा, भक्ति भी अब आउटसोर्स हो गई है। पंडित जी ने मशीन बंद कर दी थी और सूने मंदिर को देखा। अब भगवान के सामने भी इंसान नहीं, सिर्फ व्यवस्था खड़ी थी। पंडित जी बुदबुदाए, आजकल भगवान भी मशीन से प्रसन्न हो जाते हैं।
क्योंकि इंसानों के पास तो वक्त ही नहीं है। धन्यवाद। संध्या पांडे, हरदा, मध्य प्रदेश। नमस्कार। आपके सम्मुख एक लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। शीर्षक है पापा की आशा। मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने वाले पापा आज बेहद खुश थे। मेरा BA LLB का परिणाम देखकर उन्हें अपनी बेटी की उड़ान पर गर्व महसूस हो रहा था। पापा ने माँ रजनी को आवाज दी, आज रानी के पसंद का भोजन बनाना। और हाँ, रानी के दोनों चाचा भी आएंगे। रानी बेटी, देखो दुनिया की रफ्तार आंधी समान तेज है और असत्य का पलड़ा भारी है, लेकिन अपने कदम सत्य से कभी हटने नहीं चाहिए, याद रखना। रानी ने स्नेह से पापा का हाथ अपने सिर पर रख दिया। कोशिश तो ऐसी रहेगी पापा, लेकिन कार्य में व्यवधान डालने वाले को पीछे छोड़ना उचित होता है। पापा ने आगे कहा, काम शुरू होने के पहले बेटी, मैं चाहता हूँ तेरे हाथ पीले कर दूं। सुनते ही रानी ने धीरे से पापा का हाथ हटाते हुए कहा, बस फिर तो पापा अपनी बिटिया की सारी उड़ानें थम जाएगी, समझ लीजिए। अरे कैसी बातें करती हो? अगर अच्छे घर का तेरे योग्य लड़का हो तो वह तेरी मदद ही करेगा ना। रानी भविष्य की योजनाओं से पहले हर कार्य में परिपक्व होना चाहती थी। वह एक परिंदे के भांति स्वच्छ गगन में विचरण करने का अनुभव लेना चाहती थी, लेकिन पापा ने अपनी जिम्मेदारी से हल्के होने के इरादे से रानी का विवाह तय कर दिया। रानी भी उस विवाह के लिए तैयार तो नहीं थी, लेकिन यथा योग्य शादी की तैयारियों में कोई कमी नहीं रखी गई। रानी को आश्चर्य हो रहा था। मेरी पढ़ाई के में पापा की जमा पूंजी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की आशा से खर्च हो गई थी, फिर इतना सब कैसे? हल्दी की रस्म के पूर्व ही रानी ने स्थिर और दृढ़ स्वर में कहा, पापा मुझे ये विवाह मंजूर नहीं। मैं आपकी बची जिंदगी को खतरे में नहीं देख सकते। दहेज के लिए मकान गिरवी रखकर शादी करना मुझे कतई स्वीकार नहीं है। रानी की बात सुनकर मंडप में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध हो गए। रानी के पापा ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर रानी ने दृढ़ स्वर में कहा कि इस तरह मैं अपनी आशाओं को और मेरे जन कल्याण के सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगी पापा। आखिर ससुराल के पक्ष के लोगों ने रानी से वादा किया, उन्हें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, बस सादगी से विवाह संपन्न हो जाए। विवाह की वेदी पर बैठी आत्मविश्वास से भरी रानी को देखकर उसके पापा आश्वस्त हो गए। रानी उनकी और स्वयं की आशाओं पर पूर्णता खरी उतरेगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं श्रीमती संतोष तोषनीवाल, इंदौर, मध्य प्रदेश। सभी का अभिनंदन। मैं अपनी एक स्वलिखित लघु कथा बचपन का सबक पेश कर रही हूँ। बंटी शुरू से ही शैतान प्रकृति का लड़का था। अभी उम्र उसकी 9 साल थी। किसी भी जानवर को पत्थर मारना, दोस्तों से मारपीट करना, आंगन में आए पक्षियों को कंकड़ मारकर उड़ाना उसका काम था। उसके इस व्यवहार से सभी दुखी थे। वह किसी की भी नहीं सुनता। एक दिन आंगन की दीवार के आले में चिड़िया ने अंडे दिए। वह रोज चिड़िया को जब मौका मिलता भगा देता था। चिड़िया के बच्चे कुछ बड़े हुए तो चिड़िया दाना ला कर उनके मुंह में देती। बंटी देखता
चिड़िया को पेपर की गोली बनाकर मारता। माँ को उस पर अब अति गुस्सा आया। समझाने से भी ना समझ रहा था। उसने बंटी को ठीक करने की सोची। उसने कमर कस ली कि अब बंटी को ठीक करना ही पड़ेगा। उसने एक दिन ना तो बंटी से बात की, ना ही खाने को दिया। बंटी दिन भर भूख लगी करके माँ के आगे पीछे घूमने लगा। माँ ने तो सबक सिखाने की ठान ही ली थी। शाम होते होते बंटी में कमजोरी आ गई। माँ से वो अभी भी खाना दे दो मांग ही रहा था। माँ ने उसे अपने पास बिठाया शाम को और समझाया कि ऐसे ही ये बच्चे भी भूख से व्याकुल होते हैं, उन्हें भी दर्द होता है। बंटी को आज सब कुछ समझ में आ गया। अपने व्यवहार से उसे बहुत दुख हुआ। आगे से वह ऐसा कुछ न करेगा, यह माँ को उसने बताया। पक्का वादा किया। बंटी बाद में एक बहुत प्यारा बच्चा हो गया। मम्मी की सबक उसे काम आई। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच को नमन, सरस्वती माँ का वंदन। मैं आज अपनी एक लघु कथा सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है उंगली पर नचाना। नीरू ने हमेशा की तरह शालू को आवाज लगाई, शालू इधर आना, मेरे लिए चाय बना देना। शालू ने कहा जी मासी और झटपट चाय बना दी। थोड़ी देर बाद फिर आवाज लगाई। शालू पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते करते बोली, आई मासी, अरे सुन, मैं किटी में जा रही हूँ, रात हो जाएगी, तू कपड़े घड़ी कर देना और सब्जी भी सुधार देना। शालू बोली ठीक है मासी। इस तरह हर थोड़ी थोड़ी देर में कोई न कोई काम बोलकर उठा देता था। वो मासी की लड़की सारा दिन टीवी देखती और मोबाइल पर गेम खेलती रहती और शालू पर खूब हुक्म चलाती, पर शालू कुछ न बोलती, मन मसोस के रह जाती। एक दिन बड़ी लड़की ने पुकारा, अरे ओ शालू, मुझे पानी तो पिला दे। शालू ने सुनकर भी ना सुना। दूसरी बार, फिर तीसरी बार आवाज दी, नहीं सुना। फिर जोर से आवाज लगाई। शालू ने पढ़ते पढ़ते जवाब दिया, दी उठकर पी लो, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे उंगली पर नचाना बंद कीजिए। नीता जवाब सुनकर विस्मित सी शालू को देखती रह गई और उठकर पानी पी लिया। धन्यवाद। मैं इंदौर से डॉक्टर मनीष दवे अपनी लघु कथा सामाजिक मापदंड शीर्षक से यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। नगर के प्रतिष्ठित समाज सेवी रामेश्वर प्रसाद जी अक्सर मंचों पर खड़े होकर समाज को नैतिकता और संस्कारों का पाठ पढ़ाया करते थे। हर सभा में उनका एक ही वाक्य गूंजता था, हमारे सामाजिक मापदंड में सबके प्रति समान भाव होना चाहिए, फिर चाहे घर हो, जाति हो या समाज, नारी हो या पुरुष। चरित्र और मर्यादा से ही समाज मजबूत बनता है। लोग तालियां बजाते और प्रसाद जी गर्व से मुस्कुरा देते। एक दिन उनके घर में बेटी सिया ने हिम्मत करके कहा, पापा, मैं अपने कॉलेज के दोस्त आदित्य से शादी करना चाहती हूँ। वह बहुत अच्छा लड़का है, भले ही साधारण परिवार से है, पर सोच अच्छी रखता है और मुझे समझता भी है। प्रसाद जी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। वे बोले, क्या कहा तुमने? हमारे परिवार में अंतरजातीय प्रेम विवाह जैसी बातें नहीं होती। समाज में हमारी इज्जत है। सिया चुप हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वही पिता जो समाज में स्वतंत्र सोच और समानता की बातें करते हैं, घर में इतने कठोर कैसे हो सकते हैं। कुछ महीनों बाद एक अजीब घटना घटी। प्रसाद जी के बेटे रोहन ने भी घर में शादी की घोषणा कर दी। पापा, मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। प्रसाद जी ने पहले तो गुस्से से आंखें तरेरी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि लड़की एक बड़े उद्योगपति की बेटी है तो उनका चेहरा खिल गया। अरे, यह तो बहुत अच्छी बात है। आजकल बच्चों को अपनी पसंद के शादी करने का अधिकार होना ही चाहिए। सिया यह सब चुपचाप देख रही थी। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, पापा, तो क्या समाज के मापदंड भी बैंक बैलेंस देखकर बदल जाते हैं? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। प्रसाद जी के पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था।
पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जिन सामाजिक मापदंडों की वे बात करते हैं वे अक्सर परिस्थितियों और स्वार्थ के हिसाब से बदल जाते हैं। सादर धन्यवाद एवं प्रणाम। मैं गोवर्धन दास बिनानी, राजा बाबू, बीकानेर से। विषय भूमि माँ समान। हम शाम को कुछ अवकाश प्राप्त दोस्त पार्क में बैठ राजनीति वाले विषय से हट किसी भी प्रकार के अन्य विषय पर आपस में चर्चा करते हैं। एक शाम हम कुछ दोस्त पार्क में बैठ गपशप कर रहे थे, जहाँ पार्क के बीच बच्चे खेल भी रहे थे। इसी बीच मेरा पौत्र अपने कुछ दोस्तों के साथ आकर मुझसे कहा कि दादाजी, आज ये ज़मीन अभी तक गर्म हवा ही फेंक रही है। तभी बीच में से उन्हीं बच्चों में से एक ने कह दिया, इससे अच्छा तो ज़मीन न होती। इतना सुनने के बाद वहाँ उपस्थित सभी बच्चों को मैंने समझाते हुए कहा, क्योंकि हम धरा को माता मानते हैं, इसलिए तुम लोगों का यह कहना गर्भ भूमि नहीं होती बेईमानी वाला माना जाएगा, क्योंकि यदि धरती न होती तो हम होते ही नहीं, तो ये सब बातें उठती ही नहीं। इसलिए आज हम जो कुछ भी हैं वो एक उस माता की कृपा से हैं जिसने अनेकों कष्ट सहन कर हमें जन्म दिया, और दूसरी यह धरती माता है जो हमें बाकी सब कुछ अर्थात सभी कुछ दे रही है, जबकि हम इस धरती माता के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अर्थात सभी मिलकर ऐसा दोहन कर रहे हैं जिससे संतुलन बिगड़ रहा है, जो किसी भी हालत में अच्छा नहीं माना जा सकता, शोभनीय नहीं माना जा सकता। इसलिए आवश्यकता है यह सोचने की कि हमारी क्या हाल होती यदि गर्भ भूमि न होती। इसलिए अभी भी समय है कि हम अपनी आवश्यकताओं पर अंकुश लगा के रखें, ताकि ये धरा हरी भरी रहे और ये स्वतः जो हमें दे उसी पर संतोष करना सीखें। इसके साथ उपरोक्त तथ्य को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें, सभी को प्रेरित भी करें, ताकि अपनी धरती माता के प्रति हम सब अपना दायित्व समझें ही नहीं, बल्कि उन दायित्वों की स्वयं को पालना करें ही, औरों से भी करवाएं। ध्यान रखना, सामूहिक प्रयास का नतीजा हमेशा न केवल सुखदायी होता है, बल्कि लंबे समय तक प्रभावी भी रहता है। जय जय श्री राम। मैं श्रीमती शोभा रानी तिवारी, इंदौर, मध्य प्रदेश से एक लघु कथा आपके सामने प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है भूख। मुन्ने ने रोते हुए कहा, माँ कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है। चल बाहर चलते हैं, नसीब से कुछ मिल जाए। माँ, बाहर बहुत ठंड है। ले बेटा शॉल ओढ़ ले, फटी है तो क्या, कुछ तो ठंड से बचेगी। वह मुन्नी का हाथ थामे निकल पड़ी। तेज हवा से मुन्नी के नन्हे पांव सड़क पर जम नहीं रहे थे। उसने कुछ दूर जाकर हवा से बचाने वाला कोना तलाश कर मुन्नी को बैठा दिया। खुद फुटपाथ पर बैठ गई। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान, मुन्नी भूखी है, मदद कीजिए। पूरी सड़क पर सन्नाटा था। कुछ देर बाद एक वृद्ध उसके सामने खड़ा था। खाना चाहिए? मुन्नी तेजी से कोने से बाहर आई। माँ, अंकल से जल्दी से ले लो ना। वृद्ध उसे पैकेट थमा आगे चल दिया। उसी समय एक महिला बच्चे को लेकर उसके सामने खड़ी हो गई। बच्चा बहुत रो रहा था। उसने पूछा, यह क्यों रो रहा है? महिला ने कहा, भूखा है। उसने वृद्ध का दिया हुआ पैकेट खोला। 4 रोटी और सब्जी थी। उसने दोनों बच्चों में बांट दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, उस महिला से कहा कि तुम्हारा आज का तो हो गया, हम अपनी रोटी के लिए इंतजार करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रभा जैन, इंदौर से। मैं डॉक्टर सुरेखा जी भारती का हार्दिक हार्दिक आभार मानती हूँ, जिन्होंने मुझे ई पत्रिका ज्योति कलश में मेरी रचना पाठ करने का सुअवसर दिया। मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ मेरी स्वरचित रचना कहानी के रूप में पीपल की छाँव मेरे गांव। अरे बच्चों, क्या कर रहे हो उस बूढ़े पीपल के नीचे? चलो चलो सब लोग आओ, हम खेल खेलते हैं। चंपा के दादा ने कहा, मुझसे बात करो। बच्चे दौड़ते हुए बेंच पर बैठे दादा के पास आए और कहने लगे, नहीं, हम नहीं आएंगे, दादू आप चलिए,
आपकी सब तबीयत हम ठीक कर देंगे। चलो दादू, हम तो पेड़ की ठंडी छांव में ठंडी हवा का आनंद लेते हुए यहीं पर खेलेंगे। यहाँ पंछियों की चहचहाहट है, भौरे की गुंज है, कोयल की कूक है, मस्त मन भावन शीतल पुरवैया है और ठंडे ठंडे पानी की प्याऊ भी तो है जो हम सब की प्यास बुझाती है। आपको पता है दादू, ये प्याऊ वाले बाबा कभी बीमार नहीं पड़ते। पता है क्यों? 12 महीने पानी पिलाते हैं राहगीरों को और बचा हुआ पानी थोड़ा पौधे में डाल देते हैं और थोड़ा पंछियों के सकोरे में भर कर पिला देते हैं। मुट्ठी भर दाना भी डालते हैं। अब तो रोज दाना पानी देकर इन पंछियों की सेवा करते हैं और खूब खेलते हैं हम भी इस पेड़ के नीचे। दादू, हम भी ऐसा ही एक पेड़ और लगाते हैं। चलो चलो दादू, चलो। दादू बोले, चलो। अच्छा चलो बच्चों, हम सब पेड़ लगाते हैं। प्राणवायु से मेरी सांस की बीमारी भी ठीक हो जाएगी और पेड़ के नीचे पेड़ के साथ सबका जन्मदिन भी मन जाएगा। अब तो हर बच्चे के जन्मदिन पर मैं एक पौधा लगाऊंगा और हम सड़क किनारे एक एक कर आप सारे बच्चे एक एक पौधा लगाएंगे। चलो बच्चों, काम पर जुट जाओ गड्ढे खोदने के लिए। दादू की तबीयत भी अब तो ठीक हो गई और खुशी खुशी बच्चों के साथ पेड़ लगाने की प्रवृत्ति भी चालू हो गई। दादू फल फूल दवा के पौधे लाना, सारा संसार ठीक हो जाएगा। बीमारी को हम सबको मिलकर छू बंतर कर देंगे, है ना दादू? ऐसे ही पौधे लाओगे ना आप हमारे लिए? जय जिनेंद्र। मैं प्रभा तिवारी आपको एक लघु कथा तारा सुनाने जा रही हूँ। गीता और उसका पति रमेश अपने बच्चों के साथ गर्मी के दिनों में छत पर सोते थे। बेटे का नाम बंटी था, वो बेटी को बबली बुलाते थे। बेटी अपने पापा की सबसे लाडली बेटी थी। वो हमेशा उसके पापा से बात करते करते तारे गिना करती थी और अपने पापा को भी कहती, एक कोने से मैं तारे गिनती, एक तरफ से आप तारे गिनो। रमेश बेटी बबली की बात हमेशा मानता था। एक दिन बबली ने अपने पापा से पूछा, पापा तारे इतने क्यों चमकते हैं, ये कौन है? रमेश बोला, बेटा जो अच्छे काम करते हैं, खूब पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करते, वो जमीन पर भी तारे जैसे चमकते हैं और जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर भी तारे बनकर चमकते हैं। जैसे तुम्हारे दादा नाना ने खूब जमीन पर नाम कमाया, वो तारे बन ऊपर चमक रहे हैं। आगे बेटी बोली, और ये हवाई जहाज जो आकाश में चलाते हैं, क्या अपने दादा नाना से मिलते हैं? रमेश ने बात ही बात में बोल दिया कि हाँ, इसे जो चलाते उन्हें पायलट कहते हैं, वे मिलते हैं। यह बात छोटी बेटी के मन मस्तिष्क में बैठ गई थी और कहने लगी, फिर मैं भी खूब पढ़ूंगी, अच्छे काम करूंगी और पायलट बनूंगी पापा। एक दिन गीता के पति के हार्ट अटैक से मौत हो गई। दोनों बेटे बेटी छोटे थे। गीता अपने पति की मौत के बाद भी वो गर्मी के दिनों अपने छत पर सोती थी। बबली अपने पापा की याद करते तारे गिना करती और तारे गिनते गिनते सो जाती थी। उसे पापा की वो बात याद आती थी। एक दिन बबली टकटकी लगाए आकाश में तारे गिनती रही। उसकी माँ गीता ने देखा बेटी पलक भी नहीं झपका रही। बेटी से बोली, क्या हुआ, तुम लगातार आकाश में क्या देख रही हो? बबली बोली, मैं बड़ी होगी तब मैं भी जमीन पर अच्छे काम करूंगी और जमीन पर चमकूंगी, पायलट बनूंगी। पापा ने बताया था कि जो हवाई जहाज उड़ाते वो अपने दादा नाना जैसे मिलते हैं। हवाई जहाज आकाश में उड़ाकर मैं भी पापा से मिलूंगी माँ। गीता के आंखों में अश्रुधारा बह निकली। वो भी बेटी के साथ आकाश को निहारने लगी। नमस्कार, मैं हूं आशा शर्मा और मैं आपके सामने एक छोटी सी लघु कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूं, जिसका मैंने शीर्षक दिया है देवी की कृपा। यह घटना सत्य घटना है और ये मेरे खुद के साथ घटित हुई है, जिसे मैंने कलमबद्ध करके और आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मेरा अष्टमी का व्रत था और पूजा पाठ करने के बाद में भोजन की तैयारी करके मैं बैठ गई
रोटियां बनानी थी, परंतु मुझे थोड़ी सी पैरों से थकान महसूस हो रही थी, तो मैं बैठ गई कि थोड़ी देर से विश्राम करके बना लूँगी। और बैठे बैठे एकदम माँ से मैं बात कर लेती हूँ, अकेली रहती हूँ, क्योंकि संसार छोड़ने के बाद मैं अकेले ही रहती हूँ। और उनसे मेरा ऐसा कांटेक्ट है कि मैं उनसे सारी बातें उन्हीं से करती हूँ। तो बस मन में ऐसा विचार आया कि आज कोई आके गरम गरम रोटियां उतार दे। तो माँ से कहा कि माँ आज तो ऐसी इच्छा हो रही कि कोई आके गरम गरम रोटियां उतार दे तो मैं खा लूँ। बस ऐसे ही कहा और फिर मन में सोचा कि ऐसी तो कोई संभावना मुझे नज़र नहीं आती। फिर मैंने कहा माँ, कुछ जब स्वयं ही करना है तो मैं कर लेती हूँ। ऐसा करके रोटियां बनाने के लिए मैं खड़ी हुई और एक अम्मा ने मुझे आवाज़ लगाई बाहर से, बोले आप हो यहाँ? मैंने कहा हाँ हूँ, आ जाइए। वो आई और मैंने फिर उनके लिए चाय बनाई, मैंने भी पी, उन्होंने भी पी, हमने चाय पी। उसके बाद में वो मेरे से बोली क्या आपने भोजन कर लिया? तो मैंने कहा नहीं, मेरा उपवास है आज, तो मैं अब बनाऊंगी। सब्जी बन चुकी है, मैंने कहा रोटियां बनानी है मुझे। वे बोली कि लाओ मैं बना देती हूँ गरम गरम और आप खा लो। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने गरम गरम रोटियां बनाई और मैं भोजन करने बैठी। तो भोजन करते करते मैं मन में सोच रही थी, माँ की तरफ देखते हुए, कि माँ आपकी लीला भी बड़ी विचित्र है, इतनी जल्दी सुन लेती हो आप कि इनको भेज दिया मेरे को गरम गरम रोटियां खिलाने के लिए। बस मन में थोड़ी सी प्रसन्नता भी हो रही थी। और भोजन करने के बाद में फिर हम जब बैठे तो उन्होंने कहा कि अब मैं जाती हूँ, क्योंकि उन्हें सांवेर जाना था। और मैं जहाँ रहती हूँ धर्मपुरी, वहाँ से सांवेर का करीब 15-20 मिनट का रास्ता है। तो बरसात का मौसम हो गया। मैंने कहा माँ, आप वो लाई हो छतरी? अगर छाता नहीं लाई हो तो आप गीली हो जाओगी, पानी का मौसम हो रहा है, आप जल्दी निकल जाओ। तो बोले नहीं, लड़का है स्टैंड पे, बोले वो मुझे घर तक छोड़ देगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप निकल लो। वो निकली और थोड़ी देर के बाद ही बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। मुझे लगा ये भीग जाएंगी। कभी लड़का इधर उधर निकल गया तो मैंने उसको फ़ोन लगाया कि बेटा तुम्हारी मम्मी अभी यहाँ से निकली हैं धर्मपुरी से, और वो 10-15 मिनट में आपके पास पहुँच जाएंगी, तो आप थोड़ा ध्यान रखना और उनको घर तक छोड़ देना, वो गीली हो जाएंगी, पानी बहुत तेज़ है। तो उसने कहा कि आप किसकी बात कर रहे हो? मैंने कहा तुम्हारी मम्मी की। तो बोले वो तो मैं अभी घर से ही आ रहा हूँ, वो तो घर पे हैं। बोले वो आज गई ही नहीं धर्मपुरी, वो कल जाएंगी। उन्होंने मेरे से कहा कि मैं कल जाऊँगी, वो आपके पास कल आएंगी। उसने जो कहा वो सुनकर के मैं तो एकदम स्तब्ध सी रह गई, उससे तो कुछ नहीं बोला और मैंने फ़ोन रख दिया। और फिर मैं सोचने लगी कि अगर वो वहाँ घर पर बैठी हैं सांवेर में, तो मुझे रोटियाँ बनाकर खिलाने के लिए कौन आया था? क्या माँ स्वयं आई थी? मन से, अंतर मन से एकदम आवाज़ आई कि हाँ माँ ही थी। थोड़ी सी दुखी भी हुई और प्रसन्नता भी थी, खुशी भी थी कि माँ मेरे आसपास हैं। और मन में दुख भी हो रहा था कि मैंने उनके आगे इच्छा जताई और उनको कष्ट दिया। वो मेरे लिए यहाँ आई, ये तो अच्छी बात नहीं है। फिर माँ से